नून लीग को इलेक्शन से कबल बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में बरी कर दिया और उनकी 11 साल कैद की सजा कलअदम करार दे दी है। जबकि नैब की बात करें सबीन, तो फ्लैगशिप रेफरेंस में भी उनकी बरत के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली गई है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें इत्तेहाद की बात करें तो नून लीग एमके पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उसके नतीजे में यानी जो अहम तीसरी नशिस्त हुई तो फैसला किया गया कि सिंध में तमाम इत्तेहादी मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और हर हल्के से नून लीग, एमक्यूएम और फंक्शनल लीग मुश्तरका उम्मीदवार खड़ा होगा इनका। और दोनों जमातों ने मकामी हुकूमतों को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम लाने पर भी इत्तफाक कर लिया है। इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा आसिफ करमानी साहब मौजूद हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आसिफ, कल अदालतों से रिलीफ, इलेक्शन के लिए क्या फील्ड रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है या अभी और रुकावटें भी कुछ बाकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सबीन बीबी। देखिए, हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था और है कि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो बेबुनियाद, झूठे और बोगस केसेस थे और तब भी नैब कोई एविडेंस नहीं पेश कर सका और इसी बुनियाद पर फिर वो मजबूरन उसके जो लोग थे जो नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को एक हुकामा की बुनियाद पर चलता किया, फारिग किया। हालांकि सितम ज़रीफ़ी देखिए कि नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा पेपर्स में शामिल तक नहीं था, फिर भी मैं समझता हूँ उनके खिलाफ ये सारी इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला साल जारी रहा। लेकिन आज कल जो अदालत आलिया का फैसला आया है उसमें अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने नैब को मौका दिया कि भाई अगर आपके पास कोई शहादत है, कोई चीज़ है तो आप पेश करें। एक में केस में तो वो विड्रॉ सरेंडर कर गए और दूसरे केस में उन्होंने कहा जी कि हमारे पास कोई ठोस शवाहिद नहीं है और हमें तो ऊपर से कहा गया था कि आप केसेस बनाए जाएं। तो ये सारा एक फ्रॉड बेस्ड केसेस थे। ये जाहिर है कि पाकिस्तान के निज़ाम पे भी, हमारे सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि कौम का वक्त ज़ाया किया, अदालतों का वक्त ज़ाया किया, इतने अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं इन केसेस को, इनकी इन्वेस्टिगेशंस में, तो इस पर तो नैब को भी जवाबदेह तो होना पड़ेगा ना। ये अदालतों का काम है और मेरा तो ख्याल था कि जहां अदालत ने नवाज शरीफ साहब की जो बेगुनाही है उस पर मोहर सबत की और ये अदालत ने तस्लीम किया कि इस केसेस में कुछ भी नहीं था, वहीं अदालत आलिया को चाहिए था कि वो नैब के बारे में भी कोई ऑब्जर्वेशन देते। और मैं चूँकि ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये नैब का इदारा जो है ये होना भी नहीं चाहिए। चूँकि देखिए, ये जब से वजूद में आया है तब से ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए और अदालत उज़्मा और अदालत आलिया की कई ऑब्जर्वेशंस भी इस पर शामिल हैं जिसमें कहा गया कि ये इदारा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल होता है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद तो देखिए कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती कि इस इदारे की अफादियत क्या है। तो क्या आप देखिए कि JIT का जो दौर था, ये इदारा फिर क्यों है अब तक? आप लोगों की तो हुकूमत भी रही, भले मखलूत हुकूमत थी, लेकिन अगर तमाम जमातें या मैक्सिमम जमातें राय रखती हैं कि नैब सही तरीके से काम नहीं करता, फिर ये इदारा क्यों है अब तक? या इसका मतलब ये कि जब आप लोगों की अगर दोबारा हुकूमत बनती है इंतखाबात के बाद तो आप लोगों की पॉलिसी में होगा कि नैब न रहे? देखिए, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुल्क में एहतसाब के दीगर इदारे मौजूद हैं, एंटी करप्शन है, FIA है और भी दीगर इदारे हैं, फिर सबसे बढ़कर के अदालतें मौजूद हैं। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो अदालतें मौजूद हैं, लेकिन इस इदारे का क़याम मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि इस इदारे को लपेट दिया जाए और अगर माजी में नहीं लपेटा गया तो मैं समझता हूँ कि ये एक गलती थी और हमें उससे सबक लेना चाहिए। चूँकि देखिए, जब JIT के दिनों में मैं नवाज शरीफ साहब के साथ को 165-170 के करीब मैंने पेशियां भुगती हैं उनके साथ, तो वहां मैं देखता था एक तमाशा था, कोई एविडेंस नहीं होता था, कोई आज कहाँ गई वो जो वॉल्यूम 10 का बड़ा चर्चा था जी, वॉल्यूम 10। अर्ज करने का मकसद ये है और उस दौरान में ये बाहर भी जाते रहे जो JIT के या इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान थे और जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि अवाम के हार्ड अर्न मनी टैक्स की खून पसीने की कमाई पर ये गुलछड़े उड़ाते रहे। कभी दुबई जा रहे हैं और वहां जाके शॉपिंग्स करते थे, महंगे महंगे होटलों में ठहरते रहे।
तो मैं समझता हूँ या तो फिर ये है ना कि कोई ये इनकी कारकर्दगी होती, तो मैं तो जी कि अहम सवाल हैं, ये अहम सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं, ये बहुत अहम रहेंगे आगे भी अगर नैब से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया जाता, वरना तो इस तरह से आर्म ट्विस्टिंग होती रहेगी, कभी एक जमात के साथ कभी दूसरी जमात के साथ। आसिफ साहब एक सवाल और करना चाहूँगा, एक और नारा जो कि आप लोगों की जमात अब कुछ महीनों से लगा रही है कि तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था, तो वो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से शुरू करेंगे कि जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब से शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए उसमें पहली बात तो ये है कि जिस तरह ये केसेस अभी हैं और एक आध केस और भी रह गया है अल-अज़ीज़िया का, वो भी इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ सुरखरू होंगे, चूँकि उसमें भी आप देखिए बाकी बातों को छोड़ दें, उस केस में भी जो जज साहब थे जो वफात पा गए अरशद मलिक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनका आप देख लीजिए बयान हल्फी, और उसके बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी ये उस केस में भी नवाज शरीफ के साथ किस तरह ज़्यादती और जुल्म रवा रखा गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अल-अज़ीज़िया का भी जल्द फैसला होगा और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होंगे, और अगर अवाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब को चौथी मर्तबा मौका देते हैं खिदमत करने का, तो इंशाल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म फिर नवाज शरीफ साहब ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा आसिफ साहब, पीपल्स पार्टी आज कोयटा में यौम तासीस का जलसा जिस तरह से आज करने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी? क्योंकि अगर देखा जाए तो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस साहब भी उनकी पार्टी में शमूलियत का कह चुके हैं कि वो भी शमूलियत इख्तियार करेंगे, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी अभी नून लीग के लिए सबसे बड़ा खतरा पीपल्स पार्टी ही है? देखिए खतरा मैं क्या बनना है, उन्होंने उनका तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और आप ये देखिए कि जो जरदारी साहब ने जो इंटरव्यू दिया जिसकी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो हमें किसी से कोई खतरा नहीं है। देखें इस इलेक्शन में, हर इलेक्शन में होता है, लेकिन इस इलेक्शन में खुसूसन मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एलिमेंट भी है जो बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करेगा, वो है आपका यूथ जो अब वोट देने के काबिल है, और लोग जो से हैं वो अब उनमें बड़ा शऊर आ गया है और वो समझते हैं लोगों की कि किस दौर में क्या कारकर्दगी रही। लोग जानते हैं कि इसी मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, उसको नवाज शरीफ ने ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, महंगाई को कंट्रोल में रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सी पैक। और हैविंग सेड दैट, आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब को वक्त कितना मिला। 2013 में हम आए तो हमें इफ्तिखार चौधरी ने नहीं चलने दिया, उसके बाद 2014 में धरने शुरू हो जाते हैं, और 2015 या 1.5 साल मिलता है नवाज शरीफ को, और 2016 में पनामा आ जाता है और हम JIT के सामने पेशियां भुगतना शुरू कर देते हैं। तो जिस शख्स ने 1.5 साल में पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे ख़त्म किए, बाकी तरक्की कराई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो मैं समझता हूं कि इस इलेक्शन में कारकर्दगी पर। अच्छा चले सर, ये तो नहीं कहा जा सकता कि वक्त उनको बड़ा कम मिला है, 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म वो हैं और अभी चौथी बार की उम्मीदवार वो हैं, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं कहा जा सकता कि वक्त। जी प्लीज मुकम्मल कीजिएगा बात। मैं यही अर्ज करना चाह रहा था, आपकी बात बड़ी होती है कि देखिए जो तीनों दौर भी मिले उनको अधूरे दौर मिले, और जो पहला जो दौर मिला आप देखिए उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मोटरवेज बनाई। उसके बाद दूसरा दौर आया तो उसका सबसे बड़ा उन्होंने कि भारत के जो एटमी धमाके थे उसके मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर किया। और उसके बाद फिर जब 2013 से लेके जो लोड शेडिंग थी, आप खुद देखिए ये सारे काम अपनी जगह आसिफ साहब, ये सारे काम अपनी जगह, 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है इस वक्त आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगा, जो शख्स 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और 3 दफ़ा आप लोग खुद कहते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया गया, नहीं चलने दिया गया, इस बार क्या श्योरिटी है कि चौथी बार अगर बनेंगे तो फिर चल जाएंगे? इस बार वो हालात नहीं होंगे जो माजी में हुए, इस बार वो टकराव नहीं होगा जो माजी में होता रहा है? देखिए हमें बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अब किसी किस्म के टकराव का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और नवाज शरीफ साहब का कोई झगड़ा नहीं था। नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे या कहते हैं, उनका एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, जिसको आप बेशक कोई नाम भी दे दें, वो हमेशा ये फरमाते हैं कि मैंने तो साल उनको असिस्ट किया है कि भाई, और बड़ी प्रॉक्सिमिटी में किया है, करीब रहकर किया है, 24/7 किया है। उनका तो एक ही डिमांड है कि भाई तमाम इदारे जो हैं वो आइन और कानून के दायरे में रहें,
और कोई इशू नहीं होगा। आईन पाकिस्तान एक किताब है, उसको फॉलो किया जाए। जब आप आईन को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म की, मैं समझता हूँ, कोई ऐसी कोई दोबारा नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं होगी। अच्छा आसिफ साहब, इससे पहले आपने जरा यूथ का जिक्र किया, मैं उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी जानना चाहूंगी। मैं इस वक्त यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं जानना चाहूंगी कि अभी की यूथ जो है, जाहिर है वो एलिजिबल जरूर है। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में, जितनी बार भी उनकी हुकूमत है, यूथ के लिए क्या क्या किया? लैपटॉप स्कीम को छोड़ के उसके अलावा अगर कोई काम हो यूथ के लिए, वो अगर काइंडली आप मुझे गिनवा सके कि आज यूथ अगर इस काबिल है तो क्या वो नून लीग को वोट क्यों दे? देखिए, पहली बात ये कि एक आपको याद होगा 2013 में हमने एक यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम शुरू किया था, जिस पर 200 अरब रुपए का वो लोन प्रोग्राम था, नंबर 1। फिर आपने लैपटॉप का खुद जिक्र कर दिया कि जिन लोगों के पास, जो गरीब गुरबा थे, मिडिल क्लास के लोग थे जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर उसके बाद उनको लैपटॉप्स दिए गए। फिर उसके बाद जो गरीब तलबा थे उनको स्कॉलरशिप प्रोग्राम दिए गए, एंडोमेंट फंड्स बनाए गए। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को जब भी मौका मिला उन्होंने मईशत को बहाल किया, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाला। हाँ, अब जहां तक आपकी बात आ गई यूथ के हवाले से, अब मैं बात करता हूं फिर कि 2 चैलेंजेस हैं नवाज शरीफ साहब के पास। एक चैलेंजेस से तो वो इंशाल्लाह ताला निपट लेंगे, वो पहले भी निपटते रहे हैं, वो है मईशत की जो ज़बू हाली है, उसको वो इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। दूसरा जो चैलेंज है, जो हमें मिन हसूल कौम भी पेश है, तमाम सियासी जमातों को, और अगर नवाज शरीफ साहब को अवाम मौका देती है, तो वो है इस मुल्क की इखलाकियात की बहाली। वो जो, जिसमें यूथ की बात कर रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक यूथ को इस मुल्क में एक गुमराह किया गया है, और जिस किस्म की जुबान उनको दे दी गई है, जो सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, देखता हूं, कि इस मुल्क की खिलाकियात थी, हमारी कुछ रिवायात थी, हमारी मुआशरती अकदार थी, उनकी भी धज्जियां उड़ाई गई। यानी माशियात को भी तबाह किया गया, इखलाकियात को भी तबाह किया गया। ये जो तजुर्बा 2018 में RTS बिठा के किया गया, तो दीज आर द 2 बेसिक टास्क्स। और उस लिहाज से मैं समझता हूं कि यूथ जो है उसको भी अब थोड़ा अपना देखना होगा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर सिर्फ जज्बात में आकर जो अगर वोट देना है तो फिर पॉइंट आ गया। आसिफ साहब, आपने 2 चैलेंज तो गिनवा दिए, तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं है PMLN के लिए? देख, तहरीक इंसाफ है कहाँ आजकल, कहाँ होती है तहरीक इंसाफ? आधे लोग तो शुएब साहब उसके चले गए वो IPP में, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसको मैं अदम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कहता हूँ। बाकी कुछ मफरूर हैं, कुछ भाग गए हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ छुप गए हैं। आप देखिए ना, हालिया जो उन्होंने अपना चेयरमैन मुकर्रर किए हैं बैरिस्टर साहब को, व्हाट डज दिस शो? इट शोज, ठीक है, यानी तहरीक इंसाफ चैलेंज आपके लिए नहीं। बस एक आखिरी सवाल सर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट राय दीजिएगा, एंड जो आपकी सोच इस वक्त है, ज़रा नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग योर पार्टी, हालात को देखते हुए, पार्टीज को देखते हुए, माजी को देखते हुए, कितने फीसद चांस है कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा? कितने फीसद चांस है आसिफ साहब इसका? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंशाल्लाह हुकूमत तो बनाएगी और उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत होगी। जहाँ तक हम मखलूत की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ माजी उठा के देख लें, पिछले 2, 3, 4 दफ़ा जो भी हुकूमतें आई हैं, जिनको हम इत्तेहादी हुकूमत कहते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की 2008 से लेके 2013 तक की थी, नवाज शरीफ साहब की 2013 से लेके 17-18 तक थी, या इवन PTI की गवर्नमेंट थी, तो उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें जो सी थी वो शामिल थी उनके साथ। तो उसको आप अगर ये कह देंगे कि इत्तेहादी हुकूमत अगर बनने का, मैं देखता हूँ कि अगर इत्तेहाद होंगे, सीट एडजस्टमेंट्स होंगी, उसको अब आप बेशक मखलूत का नाम दे दें, उसको आप इत्तेहादी हुकूमत का नाम दे दें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम, हैविंग सेड दैट, कि इंशाअल्लाह ताला PMLN जो है वो पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।